हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही इमोशनल फिल्म की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है बर्थडे। ये कहानी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इस कहानी का बैकड्रॉप कोरिया के एक दर्दनाक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लास्ट के पूरे 1 साल से मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की और इसके बारे में कोई अपडेट भी नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। इसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि मेरी हेल्थ और स्टडीज़। अभी मैं पहले की तरह रेगुलर वीडियोस तो पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितनी वीडियोस हो सके पोस्ट करने की। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप वीडियो को सपोर्ट करना। इट वुड रियली मीन अ लॉट। नाउ विद नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे से। वो फ्लाइट पे थे और आज सालों बाद अपने देश कोरिया वापस आ रहे थे, पर उनकी शक्ल पे उदासी छाई हुई थी। एयरपोर्ट पर उतरकर वो दिए गए एड्रेस पे पहुंचते हैं और डोर पे बेल बजाकर वो बार बार कह रहे थे, सू क्या तुम अंदर हो? मैं वापस आ गया, प्लीज दरवाजा खोलो। सू उनकी वाइफ थी और अंदर से उन्हें देख वो मनी मन कहने लगती है, यादमी प्लीज यहाँ से चला जाए। सू के पास ही उसकी बेटी ये सोल भी थी। वो ये सोल के लिए टेडी लेकर आए थे। निराश होकर वो सामान लिए अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और बाहर आकर वो अपनी बहन को कॉल कर पूछते हैं, क्या तुमने एड्रेस सही दिया था? क्योंकि सू तो घर पर है ही नहीं। फिर वो अपनी बहन के घर चले आते हैं। वहाँ उनके हस्बैंड और उनके बच्चों के लिए वो गिफ्ट्स लेकर आए थे। वहाँ हमें पता चलता है उनका नाम है जंगल और पिछले कई सालों से वो वियतनाम में थे। उन्होंने तो कभी अपनी बेटी ये सोल को अच्छे से देखा भी नहीं। लास्ट टाइम जब वो उससे मिले थे तो वो बहुत ही छोटी थी। ना वो अपने पिता को पहचानती है और ना ही वो अपनी बेटी को। वहीं अब हम सू को देखते हैं जो रात को सो नहीं पा रही थी और हमेशा की तरह वो बालकनी से बाहर देखने लगती है। अब अगली सुबह ये सोल उठने के बाद देखती है तो उसकी मॉम अब भी सो रही है। वो खुद ही खाना प्रिपेयर करती है और अपनी मॉम को जाकर उठाती है। दूसरी तरफ जंगल अपनी बहन से पूछते हैं, आखिर हमारे घर का क्या हुआ जो उसे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा और कब? वो बताती है 3 साल पहले, जब लोन्स की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। जिस पे जंगल पूछते हैं, पर हमारी सेविंग्स का क्या? वो कहती है वो तो लॉयर की फीस पे चली गई। इसके बाद वो दोनों ये सोल के स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ पहली बार वो अपनी बेटी से मिलते हैं जिसे वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। ये सोल से जब आंट कहती है, बेटा ये तुम्हारे फादर हैं, तो वो डर जाती है। ये बात एक फादर के लिए दिल तोड़ देने वाली थी। इसके बाद वो ये सोल के साथ एक टॉय शॉप पे जाते हैं और उसे जो भी पसंद आए वो लेने के लिए कहते हैं, पर वो सारी महंगी चीज़ों को छोड़कर सबसे सस्ती चीज़ चुनती है। जिसके बाद आंट ये सोल को लेकर घर आ जाती हैं। ये सोल डोर लॉक पे पासवर्ड छिपा कर डाल रही थी। ये बात एक पिता के लिए दिल तोड़ देने वाली थी, क्योंकि खुद की बेटी उन्हें एक अनजान शख्स समझती है। उस वक्त जंगल घर के अंदर नहीं आते। वो कहते हैं, ये सोल मैं कल तुमसे मिलने वापस आऊँगा। वहाँ से वो अपनी वाइफ के वर्क प्लेस पहुँचते हैं। वो एक सुपरमार्केट पे बिलिंग का काम करती थी। उन्हें देख वो पहले तो गुस्सा हो जाती है और फिर कॉल पे मिलने से भी मना कर देती है। अब अगले दिन जंगल दोबारा ये सोल को लेने स्कूल आते हैं और वहाँ पर उसे अपना लाया टेडी देते हैं। फिर दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ ये सोल खाना खा नहीं रही थी। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? वो कहती है पर क्या आप ये आधा पैक करवा दोगे? वो कहते हैं ठीक है, पर किसके लिए? ये सोल कहती है, मेरे भाई सुहो के लिए। सुहो का नाम सुन जंगल एकदम शॉक में रह जाते हैं। वो स्टाफ से कहते हैं, प्लीज़ एक और पैक करवा दीजिए। और वो ये सोल से कहते हैं, ये पूरा तुम खा सकती हो। ये सोल खुशी से वो पूरी डिश खा लेती है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आते हैं। ये सोल डोर ओपन करती है, तभी नीचे से नेबर का बेटा भी वहीं आ रहा था और बैग रखकर वो पार्क जाने लगता है। तो ये सोल भी उसके पीछे पीछे खेलने चली जाती है। और वहीं जंगल पहली बार अपने घर एंटर करते हैं। वो पूरे घर को धीरे धीरे देख रहे थे। अंदर में सू और ये सोल की एक फ़ोटो भी थी, लेकिन वहाँ पर सारे रूम्स में से एक रूम का दरवाज़ा लगा हुआ था। वो खोल कर अंदर आते हैं एंड ये कमरा सूहो का था और इस कमरे को देख वो टूट कर रोने लगते हैं। उनके आंसू वहाँ रुक नहीं रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है सूहो उनका बड़ा बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत आज से 3 साल पहले हुई थी और उसकी मौत की खबर जानने के बाद भी जंगल वापस कोरिया नहीं आए। इसी बात पे सू उनसे इतनी ज़्यादा नाराज़ थी। सूहो की मौत एक फेरी के डूबने की वजह से हुई थी, जिसमें उसके साथ 300 और लोग मरे थे, जिनमें से ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स थे। सूहो भी उनमें से एक था।
इस इंसिडेंट में गवर्नमेंट का दोष माना जा रहा था, क्योंकि कोस्टल गार्ड तुरंत विक्टिम्स को बचाने नहीं आए और गवर्नमेंट अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए इस मामले को उस वक्त दबा देती है। पर उन बच्चों के पेरेंट्स ने केस कर दिया था और आज तक वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जिनमें से एक सू भी थी। उनकी सारी सेविंग्स, उनका घर इन्हीं लॉयर की फीस में चली गई। एंड इसी वजह से लोगों को आज भी प्रोटेस्ट करता देख वो निराश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। कई सारे लोग इसी फेरी एक्सीडेंट से रिलेटेड अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 9 डेड बॉडीज अब भी वापस नहीं मिले हैं। वो फेरी के साथ अंदर पानी में चले गए एंड गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें निकाल सकती है। सू घर वापस आती है तो जंगल ये सोल के कहने पे वॉशरूम की लाइट्स ठीक कर रहे थे। घर पे उन्हें देख सू गुस्सा हो जाती है। नेबर लेडी ये सोल को अपने घर ले जाती है और यहाँ पर सू जंगल को डिवोर्स के पेपर्स देकर कहती है, प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ। जब हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए, अब क्यों आए हो? जंगल अगले दिन ये सोल को जब स्कूल से लेकर वापस आ रहे थे तभी वो नेबर लेडी से मिलते हैं, जो अपने साथ एक शख्स को लेकर आई थी। ये शख्स एक ग्रुप चलाते हैं उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने कोई अपना एक्सीडेंट पे खोया हो, और वो उन बच्चों के बर्थडे पे एक स्पेशल मेमोरियल अरेंज करते हैं जहाँ उस बच्चे को याद किया जाए, उसकी खास चीज़ों को याद किया जाए। जंगल से वो पूछते हैं, सुहो का बर्थडे पास आ रहा है, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए ताकि हम उसके लिए ये कर सकें। हैरानी की बात वहाँ पर यह थी कि जंगल अपने बेटे के बारे में कुछ भी ज़्यादा बता नहीं पाते। वो बस इतना कहते हैं, सुहो का जब जन्म हुआ था वो और बच्चों के मुकाबले बड़ा था, बिल्कुल मुझ पर गया था और वो बहुत कम बात करता था। और मिस्टर ली पूछते हैं, क्या उसकी कोई पिक्चर है आपके पास? पीछे से ये सोल कहती है, मेरे साथ आइए, और सुहो के कमरे से वो उन्हें उसकी सारी पिक्चर्स दिखाती है। अब अगले दिन जंगल ये सोल के साथ स्कूल ट्रिप पे जाते हैं जहाँ सब बच्चों की मदर्स आई थी, सिर्फ उसके फादर। वहाँ पानी पे टीचर्स सबको लेकर जा रहे थे, पर ये सोल सबके साथ अंदर नहीं जाती। जंगल जब उससे कहते हैं चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तो वो डर के मारे रोने लगती है। जंगल उसे लेकर वापस आ जाते हैं जहाँ वो कहती है, प्लीज़ मॉम को ये बात मत बताइएगा। वो कहते हैं ठीक है। तभी फिर कुछ देर बाद जंगल को सू ट्रैश लेकर जाते हुए दिखती है। वो उसे ट्रैश लेकर कहते हैं, मैं ये फेंक देता हूँ, जिस पे वो कहती है, पता भी है इसे कहाँ फेंकते हैं? इस सीन से डायरेक्टर ने एक बहुत ही अहम बात बताने की कोशिश की है। वापस आने के बाद जंगल हर एक कोशिश करे थे बीते सालों की उनकी कमी को भरने की, उन सब चीज़ों को करने की जो वो इतने सालों से नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो ये चीज़ें कैसे करें। फिर वो सू को बताते हैं, आज कुछ लोग आए थे, वो सुहो के लिए मेमोरियल अरेंज करना चाह रहे हैं। सू साफ मना कर देती है, तुम्हें करवाना है तो करवाओ, मैं ये कभी नहीं करवाऊंगी। वो पूछते हैं क्यों, जिस पे वो कहती है, कुछ चीज़ों से हम बिना कारण नफरत करते हैं। अब सू घर पे ये सोल और सुहो की पहली वाली 7 की वीडियोस देख रही थी। इसके बाद वो सुहो के किए लास्ट के कुछ मैसेजेस देखती है। उन्हें पढ़कर वो रोने लगती है। पहले सुहो ने लिखा था, मॉम शिप निकल चुकी है, और उसके कुछ वक्त बाद वो मैसेज करता है, मॉम प्लीज़ फ़ोन उठाइए प्लीज़, ये शिप डूब रही है। पर उस वक्त बिजी होने की वजह से सू ने ना ही मैसेजेस और ना ही कॉल्स देखे एंड सुहो की मौत हो गई। ये पल याद करती वो रोने लगती है। वो खुद को दोषी मानती है, काश उसने उस दिन फ़ोन देख लिया होता। अब अगले दिन वो सुहो के ग्रेव के पास आती है। उनके साथ जंगल भी गए थे। और सुहो की ग्रेव के पास और भी बच्चों की ग्रेव थी जिनकी मौत उस इंसिडेंट पे हुई थी। उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर आई हुई थी और वो सभी सू को जानते थे, क्योंकि हर साल वो एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन आज पहली बार सुहो के फादर से भी वो मिलते हैं। वहाँ पर वो लोग सू से जिद करते हैं साथ में खाने पे बैठने के लिए, लेकिन वो वहाँ खाना खाते हुए हंसी मजाक करने लगे थे और सू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उठ कर कहती है, ये कोई पिकनिक नहीं है जो आप हंस रहे हैं, और वो उठ कर चली जाती है। जंगल सू की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और सू के पीछे पीछे जाते हैं। वहीं सू वहाँ से अकेले ही कार में लौट आती है, जंगल को वहीं छोड़कर। फिर रात को जंगल अपनी बहन से डिस्कस कर रहे थे कि सू बदल चुकी है, अब पहले जैसी नहीं लगती, जिसमें उनकी सिस्टर कहती है, इस दर्दनाक हादसे के बाद अगर किसी की पर्सनैलिटी नहीं बदलती तो वो हैरानी की बात होती। दूसरी तरफ सू घर वापस आती है और ये सोल से कहती है, देखो मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ, चलो मेरे साथ। और वहाँ वो सुहो के कमरे में इन कपड़ों को जाकर लगा देती है। ये सोल बैग में एक बार झाँक कर देखती है तो उसके लिए एक भी कपड़े नहीं थे। वो बिल्कुल हताश रह जाती है, क्योंकि थी तो वो भी एक छोटी बच्ची ही, उसे भी अपने पेरेंट्स से प्यार चाहिए था,
जो उसे इन सालों में कभी नहीं मिला। फिर खाना खाते वक्त सू कहती है, मैंने तुम्हारे लिए फिश बनाया है, तुम खा क्यों नहीं रही? वो कहती है, मुझे ये पसंद नहीं। गुस्से में सू कहती है, तुम्हारा भाई कुछ खा नहीं सकता और तुम्हें यहाँ खाना मिल रहा है, तब भी नौटंकी कर रही हो। वो सू को दरवाजे के बाहर छुड़ाती है। सू फूट फूट कर रोने लगी थी। हमें समझ आता है कि उसे इन सालों में क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उसे कभी भी अपनी मम्मी का प्यार नहीं मिला और फादर तो थे ही नहीं। इसी वजह से वो पानी से भी डरने लगी थी। अंदर सू भी रोए जा रही थी एंड कुछ देर बाद निकल कर वो उसे अंदर लेकर आती है और उसे माफ़ी मांगती है। अब अगले दिन येसुल अपने डैड और नेबर लेडी के बेटे के साथ कैफ़े गई थी। वहाँ वूजन नाम का एक बंदा काम करता था। वो सूहो का बेस्ट फ्रेंड था। वो जंगल को देख पूछता है, ये अंकल कौन है? वो बताते हैं ये सूहो के फादर है। वहाँ येसुल उसे बताती है 2 हफ्ते बाद भैया का मेमोरियल है। फिर घर आने के बाद येसुल को मदर का कॉल आता है कि लंबी शिफ्ट की वजह से उन्हें आने में देरी होगी। तो येसुल कहती है, प्लीज़ डैड आप यहीं रुक जाओ। येसुल का कुछ ही पल में अपने डैड के प्रति एक लगाव बन गया था। वो उन्हें दिखाती है कि उसे एक्स बनाना आता है अभी से ही। जिस बीच जंगल सूहो के कमरे में जाकर देखते हैं कि वहाँ एक पासपोर्ट रखा था। उस पर कोई भी स्टैम्प नहीं था। सूहो के आने के बाद वो पूछते हैं कि ये पासपोर्ट किसका है? वो बताती है सूहो का। उसे वियतनाम जाना था, इसलिए उसने बनाया था ताकि वो अपने फादर के पास जाकर देख सके कि आखिर वो उनसे मिलने क्यों नहीं आते। ये बात सुन जंगल एकदम टूट जाते हैं। उन्हें अपने पास्ट को याद कर रोना आ रहा था। वक्त निकल गया, उनका बच्चा उनसे दूर चला गया और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। अगले दिन उन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। घर से वो सूट और शूज़ लेकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उन्हें लगता है ये कपड़े शायद उनके ही पहले के रखे होंगे। वह इंटरव्यूअर्स इंप्रेस होते हैं क्योंकि इंग्लिश के स्कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और बाहर रहकर काम का भी एक्सपीरियंस है। पर जब वो लोग पूछते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस में 3 साल का गैप क्यों है, ये सुन जंगल शांत हो जाते हैं और कुछ पल बाद कहते हैं, मैं एक एल्यूमिनियम रिसाइक्लिंग प्लांट पे काम करता था जहाँ एक एक्सीडेंट हुआ और 3 साल में यही साबित कर रहा था कि वो एक एक्सीडेंट था। जिस पे वो लोग पूछते हैं तो आप एग्जैक्टली कहाँ पर थे? वो रुक कर कहते हैं, जेल में। पर प्लीज़ मेरी पूरी बात सुनिए, वो सच में एक एक्सीडेंट था। मुझे कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया और ये बात भी एक्सेप्ट कर ली कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन जेल की बात सुनकर ही वो लोग उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ की रिवील के बाद हम एज एन ऑडियंस समझ पा रहे थे जंगल कोई बुरे शख्स नहीं है जो अपने बच्चे की डेथ की न्यूज़ के बाद भी वापस नहीं आए, बल्कि जेल में होने की वजह से वो चाह कर भी नहीं आ सके। और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर आज तक तोड़ देती थी क्योंकि एब्सेंस में उनकी फैमिली के साथ इतना सब हो गया और वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद वो एयरपोर्ट जाते हैं अपने बेटे का अधूरा सपना पूरा करने। वो एक इंचार्ज से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इस पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा दीजिए। वो इंचार्ज कहते हैं, ये स्टैंप ऐसे ही नहीं लगता सर, इमिग्रेशन के दौरान लगता है। वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है। वो इंचार्ज कहते हैं, सर ये रूल्स के खिलाफ है, सॉरी। जब जंगल इसके बावजूद नहीं सुनते तो वो उसे धक्के मार कर निकाल रहे थे। जंगल रोते हुए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ सर मेरे बेटे का ये आखिरी सपना था, प्लीज़ इसे किसी को क्या नुकसान पहुंचेगा, प्लीज़ स्टैंप लगा दीजिए। एंड ये सुन उन्हें मानना पड़ता है। दूसरी तरफ सू एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ बाकी विक्टिम्स की मदद आई हुई थी और हमें पता चलता है गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन अमाउंट ऑफर किया है विक्टिम्स की फैमिलीज को और साथ ही जिन बच्चों की जान एक्सीडेंट पे बच गई थी उन्हें कंप्लीट स्कॉलरशिप भी। कंपेंसेशन ऑफर करने के पीछे कारण ये भी था ताकि विक्टिम के पेरेंट्स केस वापस ले लें और प्रोटेस्ट करना छोड़ दें। और ये अमाउंट इतना ज़्यादा है एंड कुछ लोगों की ज़रूरत भी, तो वो ये ले रहे हैं। पर इस कंपेंसेशन अमाउंट वाली न्यूज़ से बाकी आम लोगों के बीच एक दूसरी सेंटिमेंट फैल गई थी। इसमें सू को गुस्सा आता है कि क्या पैसे से उनका बेटा वापस आ जाएगा। वहाँ रेस्टोरेंट से वो विक्टिम के बच्चों की फ़ोटो लेकर आती है जिस पे सूहो भी था और ये बात है वो जंगल को रात को बता रही थी। वो उनसे ये भी पूछती है, ये सूट किस लिए है? वो कहते हैं, मैं जॉब इंटरव्यू पे गया था, वैसे क्या ये मेरे ही सूट और जूते हैं? वो कहते नहीं, ये सूहो के है, उसकी साइज़ बिल्कुल आप पे गई थी। ये सुन वो इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो कंपनसेशन वाली बात को लेकर पूछते हैं, क्या तुमने कंपनसेशन ले लिया? अगर हाँ तो उसका क्या किया? इस बात को सुन सू को लगता है जंगल इस कंपनसेशन के आधे पैसों के लिए यहाँ वापस आए हैं। और वो कहती है, तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें ये पैसे चाहिए क्या? मुझे लगा ही था, इसलिए अचानक तुम यहाँ पर आए हो। जंगल ये सुन एकदम भड़क जाते हैं और नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो एक बस स्टॉप पे जाकर बैठ गए थे। सू को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और कुछ दिनों बाद वो जंगल की सिस्टर के घर जाती है। वो उन्हें कुछ फ्रूट्स देकर पूछती है, जंगल कहाँ है? वो बताती है, आजकल जंगल फिशिंग के लिए बहुत जाता है। सू बताती है,
उसे अपनी गलती का पछतावा है, वो उसे ठीक करना चाहती है, पर आज मिलने वाली बात वो जंगल को ना बताए उनकी सिस्टर इन लॉ मान जाती है। वहीं फिशिंग करते हुए रात हो चुकी थी और जंगल अतीत के उन लम्हों में खोए हुए थे जब वो, सुहो, ये सोलो सू साथ में कैंपिंग के लिए इसी जगह आया करते। वहाँ उन्होंने सुहो के साथ कितने पल एंजॉय किए थे वो उन्हें याद कर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ घर पे सू बाहर कुछ बच्चों की खेलने की आवाज़ उन खिड़की से देख खुश हो जाती है। उन्हें देख उनसे अपना बेटा याद आ जाता है। वो तुरंत सोफा पे लेट कर उसे इमेजिन करने लगती है कि जब भी सुहो घर आता था अपनी मम्मी के पास तुरंत आ जाता था। ये याद कर उनका दिल भर आता है। वो सुहो के कपड़ों को पकड़ कर रोने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने ये सोल पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं डरती हूँ सुहो, मैं डरती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब अगली रात हम देखते हैं कि कुछ गेस्ट घर पर आए हुए थे। वहाँ पर वो लोग साथ में खाना खाते हैं एंड सुहो के बारे में वो बातें कर रहे थे कि तुम लोगों ने अब तक कंपनसेशन का अमाउंट क्यों नहीं लिया, तुम्हें वो जल्दी ले लेना चाहिए। सुहो की मॉम कहती है, मैं उस अमाउंट को कभी नहीं लूंगी। इस पे वो शख्स नाराज होकर कहते हैं, अगर तुम उस अमाउंट को नहीं लोगे तो मेरे लोन के पैसे कैसे चुकाओगे। जंगल वहाँ पर उन सभी से जाने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं, मैं आपका सारा कर्ज आपको चुका दूंगा। फांसू घर से बाहर चली जाती है। वो इस कंपनसेशन के अमाउंट को इसलिए नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि इसे लेने का मतलब होगा कि उसने अपने बेटे को बुला दिया। इस दौरान हम वूजिन को देखते हैं जो शिफ्ट के बाद घर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखती है, वो उसे पहचानता था। वूजिन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सुहो के स्कूल से हो ना। वो लड़की कहती है, तुम मुझे नहीं जानते, और चली जाती है। अब अगले दिन मिस्टर ली नेबर लेडी के साथ सुहो के बर्थडे के मेमोरियल के लिए सुहो का कुछ सामान लेने घर आए थे। पर सू नाराज होकर उन्हें जाने कह देती है कि उसे अपनी बेटी के लिए सब कुछ नहीं करवाना। वही जंगल की जब सू से मुलाकात होती है तो वो उसे कहते हैं, पता है मैं जब भी सुहो को याद करता हूँ ज़्यादा कोई मेमोरीज याद नहीं आती। इवन जब मिस्टर ली ने मुझे इसके बारे में पूछा, मैं उसका पिता होकर भी कुछ नहीं बता पाया। लेकिन पता है क्या, इस मेमोरियल में वो सारे लोग आएंगे जिन सभी के साथ सुहो की मेमोरीज है, जिन सभी के लिए सुहो की प्रेजेंस मायने रखती थी। और मुझे उम्मीद है इसमें सुहो भी आएगा। क्या हम उसके बर्थडे के लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज़ चलो मेरे साथ। सू फाइनली मान जाती है एंड वो दोनों मेमोरियल के लिए पहुंचते हैं। एंड ये क्लाइमैक्स का सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन है इस फिल्म का। इस सीन को प्लीज़ आप ध्यान से देखना। मिस्टर ली प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं एंड हमें दिखाए जाते हैं सुहो के बचपन के पिक्चर्स। उसका जब जन्म हुआ था वो साइज में थोड़ा बड़ा था, पर वो बहुत ही होनहार बच्चा था, क्यूरियस हर चीज़ को लेकर, थोड़ा मस्तीखोर भी। उसकी छोटी बहन ये सोल और वो बहुत खेलते थे। फादर को वो दुलारा था, अपनी मॉम का प्यारा बेटा। फादर के बाहर जाने के बाद अपनी मॉम को उसने ही संभाला। उसकी प्रेजेंस ऐसी थी मानो हर कोई उसे प्यार करता। उसके दोस्त से लेकर उसके नेबर्स, हर कोई एक एक कर उसके दोस्त उन मेमोरीज को शेयर करते हैं जो उन्होंने सुहो के साथ बिताई थी। ये मोमेंट्स देख सभी लोग, खासकर मिस सू और मिस्टर जंगल, कभी हंस रहे थे तो कभी रो रहे थे और कभी हैरान भी हो रहे थे। सुहो ने सभी की ज़िंदगी में जो प्रभाव छोड़ा था वो बहुत ही खास था। सुहो का बेस्ट फ्रेंड वूजिन लेटर रीड करता है जो उसने सुहो के लिए लिखा था। डियर सुहो, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरुआत करूँ। शायद क्लास 5 से जब हम पहली बार मिले थे और तुरंत बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम होंगडे जाना चाहते थे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं गया। मैं आज भी उन गानों को सुनता हूँ जो हम साथ सुनते थे, उस पार्ट टाइम जॉब को करता हूँ जो तुम करते थे, उन पलों को लिखता हूँ जो हमने साथ शेयर किए थे ताकि मैं उन्हें भूल ना जाऊँ। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा सुहो, तुमने मेरी ज़िंदगी के 7 साल खुशियों से भरे। मैं यहाँ गुड बाय नहीं कहूँगा, बल्कि बस मैं उस लेटर को रोक रहा हूँ तब तक के लिए जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। इस लेटर को सुन सभी इमोशनल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पीछे एक लड़की जिसे हमने उस दिन वूजिन के साथ देखा था, वो बार बार रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर वो लड़की एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील करती है। सुहो दरअसल उस दिन जिंदा बच गया था। जी हाँ दोस्तों, फेरी पलट जाने के कुछ वक्त बाद लाइफ बोट्स आ गई थी और उसमें से कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से सुहो भी बचा था। लेकिन खुद लाइफ बोट में जाने की वजह वो डूब रही इस लड़की को अपनी लाइफ जैकेट देकर ऊपर भेजता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे पीछे हूँ और आ रहा हूँ। पर जैसे ही लाइफ बोट पे आकर वो पीछे मुड़ती है, एक बहुत ही बड़ी वेव वहाँ आई थी और सुहो इसमें गायब हो जाता है। ये सुन सभी हताश रह जाते हैं। सुहो ने उस दिन अपनी जान के ऊपर उसे चुना, उसे बचाया। सुहो ये सुन अपनी इमोशंस रोक नहीं पा रही थी।
इसके बाद मिस्टर ली कहते हैं, आज जो हमने प्रिपेयर किया वो सब कुछ हमने एक पोएट को बताया था, जिन्होंने एक पोयम लिखी है सूहो के लिए। मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो। वो नेबल लेडी के बेटे से ये कहते हैं, जो सूहो को बहुत मानता था, मानो अपने बड़े भाई के जैसे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मॉम, मैं पेड़ों के पास गया, नदियों के पास और बादलों के पास भी, और पूछा मेरी प्यारी मॉम कहाँ है। कहीं से भी मुझे जवाब नहीं मिला, तो मैंने खुद ही रास्ता बनाया। हर रात दरवाजे के सामने जो लाइट्स फ्लिकर करती है, उससे आप डरना मत, वो मैं हूँ मॉम। मैं हर वक्त आपके पास हूँ। मैं अदृश्य होकर आपके पास आता हूँ, आपका बनाया खाना खाता हूँ, आपको गले से लगाता हूँ, इतनी जोर से ताकि दोबारा मैं आपसे दूर ना हो जाऊँ। मैंने देखा फादर वापस आ चुके हैं, पता है मॉम, मैं उनके सपने पे गया था उनसे कहने कि प्लीज़ फादर वापस आ जाइए, क्योंकि जब यहाँ पे मैं नहीं हूँ तो आपका और प्यारी छोटी बहन ये सोल का ध्यान कौन रखेगा। मैंने उनसे कहा है वो आता ही आप दोनों को गले से लगा लें और मेरी कमी कभी भी महसूस होने ना दें। मॉम, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। ये सुन सू बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, हद से ज़्यादा। पर उससे भी ज़्यादा बुरा हाल जंगल का था। वो बेहिसाब तरह से रोए जा रहे थे। अब तक उन्होंने हर पल खुद को कंट्रोल किया, पर पहली बार सूहो से अपने बारे में वो सुन पा रहे थे। सूहो ने जब उस पोयम में कहा कि मैंने फादर से कह दिया है वो जल्द आ जाएंगे और आप दोनों को गले से लगाएंगे, ये बात मिस्टर जंगल को तोड़ कर रख देती है। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और एक दूसरे से मोमेंट शेयर करते हैं। इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने वियतनाम जाने से पहले सूहो से कहा था, मेरी गैर हाजिरी में प्लीज़ अपनी मॉम और सिस्टर का ख्याल रखना। वो कहता है ठीक है डैड। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं सू, ये सोल और जंगल एक साथ रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें बदलाव आ रहे थे। उन्होंने सूहो की याद के साथ रहना सीख लिया था और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म बहुत ही प्यारी थी, खासकर इसका रियलिस्टिक टोन इसे बेस्ट बनाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।